नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग इस लेक्चर में हम भारत का भूगोल डिस्कस कर रहे थे और ये पार्ट नंबर 4 है दोस्तों। पार्ट 4 है। इसके पहले 3 लेक्चर मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की डाल चुका हूँ, भारत की सामान्य जानकारी की, है ना। तो इसमें हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे इसके प्रीवियस लेक्चर में। अब हम आगे का डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। देखिए फैक्ट क्या लिखा हुआ है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर, भारत का जो मानक समय है दोस्तों वो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। जो ग्रीनविच समय है दोस्तों उससे 5.5 घंटे आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के किनारे मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और ये उड़ीसा से भी गई है और आंध्र प्रदेश से भी गई है। तो क्वेश्चन याद रखना है, अपने को पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की जो मानक समय रेखा है मध्य प्रदेश का, तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो मध्य प्रदेश से तो जाती है, भारत के कितने राज्यों से जाती है? तो 5 राज्यों से जाती है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है किस राज्य से नहीं जाती, इसलिए अपने को पता होना। उत्तर प्रदेश, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों ये क्या होता है, भारतीय मानक समय क्या होता है। तो देश के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा, ये अपने देश के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा है दोस्तों। पर स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। जो एक स्थानीय समय को लिया जाता है उसको पूरे देश का मानक समय माना गया है दोस्तों। जो इलाहाबाद के नैनी के समीप यानी इलाहाबाद के नैनी के पास मिर्जापुर है ना, तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली, मिर्जापुर ऑप्शन में देता है, याद रखना है। भारतीय मानक समय जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, IST का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीनविच समय जिसको GMT कहते हैं। GMT का मतलब होता है इंग्लिश में क्या होता है, ग्रीनविच मीन्स यानी मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। तो हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो अपने भारत की समय रेखा को क्या कहा गया है, IST कहा गया है। और ये GMT का है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा को GMT होता है दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये जो IST है ये इससे 5.5 घंटे आगे है, इससे ये 5.5 घंटे आगे है दोस्तों। कितना आगे, 5.5 घंटे आगे। तो जब देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा मैंने पढ़ाया हूं तो आप वहां देख सकते हैं दोस्तों, उसमें आपको समझ में आएगा, है ना। देशांतर रेखा किसी देश के समय का निर्धारण भी करती है, और अक्षांश रेखा से किसी देश की मौसम का भी निर्धारण होता है अक्षांश रेखा से। और देशांतर रेखा से समय ज्ञात किया जा सकता है, किसी स्थान का समय ज्ञात किया जा सकता है। तो अपने को ये याद रखना है, भारतीय मानक समय की जो रेखा है वो उस रेखा का नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो अपने भारत के 5 राज्यों से गई है, बस इतना याद रखें। और ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, 5.5 घंटे आगे है। जैसे वहाँ पे जितना भी बजेगा वहाँ 0 बजेगा, तो इधर अपने यहाँ पे 5.5 घंटे आगे बजेगा, यानी 5.5 बजेगा। अगला फैक्ट देखते हैं, कर्क रेखा की बात करते हैं दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कर्क रेखा क्या होती है। तो कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में, ये बीचों बीच वाली भूमध्य रेखा, ऊपर वाली कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। ये अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। ये भारत के मध्य से गुजरती है, और भारत के मध्य ने 8 राज्यों से गुजरती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये 8 राज्यों का नाम अपने को पता होना। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है इनमें से किस राज्य से नहीं जाती, तो याद रखना गुजरात से जाती है, फिर मध्य प्रदेश यानी राजस्थान से जाती है, राजस्थान, गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखना है दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत के 2 ही राज्य से जाती है, त्रिपुरा और मिजोरम, इसलिए याद रखना है। इसकी अलग अलग कई प्रकार की ट्रिक है, लेकिन मैं आपको वाली ट्रिक बताता हूँ जो कहीं नहीं मिलेगी। देखो, गरम, गा से गरम, ग रा से गुजरात, गरम छाछ पियो त्रिपुरा मिजोरम में, गरम छाछ पियो त्रिपुरा मिजोरम में। तो गा से हो गया गरम से हो गया, रा से हो गया राजस्थान, गु से हो गया गुजरात, मा से हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखना पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा और मिजोरम से जाती है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है इनमें से किस राज्य से नहीं जाती, इसलिए याद रखना है। कर्क रेखा मैंने बता दिया, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है ना। जो पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा पृथ्वी के उत्तरतम अक्षांश रेखा है। यहाँ पे सूर्य, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, इतना समझने की बात है, काम की बता दिया।
अगला बात करेंगे, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। त्रिवेंद्रम आता है केरल में दोस्तों, केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम। तो क्या लिखा है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, तो यहाँ पे एक मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे एक मंदिर है, क्या नाम है उसका, चिदम्बरम हिंदू मंदिर, चिदम्बरम का मंदिर है दोस्तों। ये एक ऐसा मंदिर है, ये एक ऐसा मंदिर है, ये प्रसिद्ध मंदिर है जो प्रचलित है। ये दावा है कि मंदिर धरती के केंद्र के ठीक ऊपर है, धरती के केंद्र के ठीक ऊपर है है ना, और मैग्नेटिक इक्वेडोर के केंद्र पर स्थित है ये मंदिर। मैग्नेटिक इक्वेडोर यानी ये जो बात हो रही है ना, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा, उसके ऊपर स्थित है ये, उसके ऊपर स्थित है ये मंदिर। यानी ये जगह है, जगह में जो मंदिर है वो स्थित है, उसका नाम क्या है, चिदम्बरम मंदिर। चिदम्बरम मंदिर नटराज का मंदिर है, और चिदम्बरम टेम्पल बोलेंगे उसको। ये एक ऐसा नटराज, भगवान नटराज का टेम्पल है जो सेंटर में है मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर। मैग्नेटिक इक्वेटर, ये जो है मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर बना हुआ है ना। तो इतना ही याद रखना है, अपने को पूछा जा सकता है। क्या नाम है, चिदम्बरम टेम्पल यानी चिदम्बरम मंदिर। तो पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरता है, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। बात किसकी हो रही है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा की बात हो रही है ना। चुंबकीय विषुवत रेखा की बात हो रही है। पृथ्वी की सतह पर वह रेखा जहां चुंबकीय बल रेखाएं क्षैतिज रूप से निर्देशित होती है, उसे ही पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा कहते हैं, बता दिया मैंने। आगे बात करेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कौन से हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, भारतीय उपमहाद्वीप में आमतौर पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल है। कभी कभी अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाता है। तो क्या क्या नाम है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, मालदीव और श्रीलंका भी इसमें शामिल है भारतीय उपमहाद्वीप में, याद रखना है। अगला फैक्ट याद रखेंगे, सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों। तो अपने भारत का उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, इसलिए क्वेश्चन आता है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा हुआ राज्य है उत्तर प्रदेश। ऐसा उत्तर प्रदेश 9 राज्यों की सीमा को छूता है। 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा, दिल्ली, उसकी सीमा को छूता है दोस्तों, इसलिए यह ऐसा राज्य है। तो इसकी सीमा 8 राज्यों के साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी स्पर्श कर रहा है, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, है ना। इसके अलावा एक दिल्ली से भी, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, राजधानी दिल्ली क्षेत्र से भी सीमा साझे किए हुए हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, याद रखना है। क्या आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, यही सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा हुआ राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, ये याद रखना है। अगला फैक्ट है, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो भारत का मैप बनाएंगे तो तटीय रेखा में 9 राज्य आते हैं। तो भारत की तटीय रेखा 9 राज्य ऐसे हैं जो तट पे बसे हुए हैं, समुद्री तट पे बसे हुए हैं, है ना। तो भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। दूसरे नंबर में है दोस्तों आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर में आंध्र प्रदेश है, फिर तीसरे नंबर में महाराष्ट्र है। तो एक क्रम भी याद रखना है, सबसे ज़्यादा क्या है, गुजरात की सीमा है समुद्र से, फिर दूसरा क्या है, आंध्र प्रदेश, और तीसरा है महाराष्ट्र। कम से कम ये क्रम भी याद रखना है, क्रम पूछा गया है एक बार, है ना। तो समझ में आ गया। सर्वाधिक तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात, दूसरे नंबर में है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर में है महाराष्ट्र दोस्तों, है ना। सबसे कम तटीय रेखा वाला राज्य है समुद्र से गोवा, सबसे कम तटीय रेखा वाला राज्य है गोवा, याद रखना है। और यहाँ पे क्रम दिया हुआ है कि भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। जैसे कि देखो आप मैप देखेंगे तो गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों अभी मैं मैप दिखाऊंगा थोड़ी देर पहले, समझ तो आ गया होगा आपको, है ना। तो 9 राज्य ऐसे हैं, इतना याद रखना है। बात करेंगे नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं। तो नेपाल के साथ उत्तराखंड बनाता है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक बनाता है, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये नेपाल के साथ
नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है दोस्तों, याद रखना है। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य है पश्चिम बंगाल, जो सबसे ज़्यादा छूटा है। फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये बनाते हैं किसके? बांग्लादेश के साथ। मैंने बताया था जब, है ना। पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमा बांग्लादेश को नहीं छूती, बांग्लादेश से नहीं छूती। तो इसके बारे में मैप दिखाऊंगा मैं आपको, अभी मैप दिखाऊंगा मैं। पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्य कौन से हैं, है ना। तो देखो कौन से राज्य छूते हैं पाकिस्तान को, तो गुजरात, राजस्थान, है ना, गुजरात, राजस्थान, ये सब याद रखना कौन से छूते हैं। तो सर्वाधिक कौन सा छूता है? तो राजस्थान दोस्तों, सर्वाधिक राजस्थान, गुजरात, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, है ना, ये हैं। बस इतना मैप दिखाऊंगा मैं आपको। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से मिलती है। उत्तर में चीन से मिलती है, तो ये याद रख लेना है। और मैप देखो समझ में जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से मिलती है। आ गया समझ, है ना। उसके बाद देखेंगे सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है दोस्तों। अगला फैक्ट है, सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान, पूर्व में नेपाल है, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल, उत्तर में चीन और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से लगती है। याद रखना है ये। अगला है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से मिलता है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है दोस्तों। आगे बात करेंगे, एक नाम है क्या, सांकोस नदी। सांकोस नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं सांकोस नदी के बारे में। सांकोस नदी, इसका एक और नाम है दोस्तों, इसको गदाघर नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी है भारत की, जिसका उद्गम उत्तरी भूटान से हुआ है। उत्तरी भूटान से होता है और भारत में असम राज्य में जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है। भूटान में इसका नाम पूना संगा छू है दोस्तों। तो अपने को यहाँ क्या याद रखना है, सांकोस नदी जो उत्तरी भूटान से निकलती है और भारत के असम तथा अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है तथा असम में प्रवेश करके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। असम में प्रवेश करके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो इस लेक्चर में इतना ही हम मैप के थ्रू मैं बता देता हूँ जो चीज़ अभी पढ़ाया। अगले लेक्चर में आगे की चीज़ डिस्कस करेंगे। चलो मैप में चलते हैं।